हेलो एंड वेलकम टू DNMIT क्लासेस। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जिसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने अभी तक लेक्चर्स को कवर किया है। पिछले लेक्चर्स में जो हमने सीखा है अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में, उस पर आज हम लोग आंकिक प्रश्न देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस रोज़ लाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, वो भी फ्री में और पूरा हिंदी में कंप्लीट करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे कुछ आंकिक प्रश्न हैं। पिछले वीडियो और एक बात और, अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर यानी जिन वीडियोस में हमने आपको समझाया, अगर वो चीज़ें आप नहीं देखते हैं तो आपको ये डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप जाके कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह जैसे कि पिछले दो वीडियोस में आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आते थे, उसी तरह से फिर से आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहे होंगे। इसमें कह रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। और हाँ, आपके लिए हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा कि पेन और कॉपी लेके बैठें, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए, आपको ऑफलाइन कोचिंग में क्यों समझ में आता है, क्योंकि आप पेन और कॉपी लेके बैठे रहते हैं और जो टीचर कहता है उसे आप बारीकी से लिखते हैं और उसे समझते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपको समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं, आप केवल देखने बैठते हैं। ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अगर कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं और आपके डिस्प्ले पर जो आ रहा है आपके स्क्रीन पर, वो आप कॉपी में नोट कीजिए पोस्ट करके। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके साथ देखिए और फिर क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व कीजिए, या फिर हमारे लगाने के बाद आप यहाँ बोर्ड से नोट मत उतारिएगा। आप हमारे लगाने के बाद देखिए, हम आपको मेथड बताते हैं और लगाना आपको होता है, ठीक है। मेथड हम आपको बताते हैं, आपको लगाना होता है क्वेश्चन। तो यहाँ से आप मेथड देखिएगा, क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बोर्ड से मत उतारिएगा। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ये नहीं है कि आप उतारिएगा ही मत, ठीक है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। 4 बिंदु आवेश क्यू ए इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम एंड क्यू सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम तथा क्यू डी एक बिंदु आवेश है -5 माइक्रोकुलाम 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर उपस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर कितना बल लगने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर आप समझ गए हों, आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया हो, तो हम लगाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक वर्ग है, इसमें इस तरह से एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके मान लीजिए ABCD, ये इसके 4 कोने हैं और QA पे 2 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज रखा हुआ है, QB पे -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा है। इसी तरह से QC पर ये मान लीजिए C है और ये मान लीजिए D है। कुछ इस तरह से आप फिगर को अरेंज कीजिएगा। QC मान लीजिए कुछ इस तरह से है, 2 माइक्रोकुलाम, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 2 माइक्रोकुलाम तथा QD इज इक्वल टू +5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। सॉरी, ये प्लस माइक्रोकुलाम है और ये भी माइनस माइक्रोकुलाम है, -5 माइक्रोकुलाम। चलिए देखते हैं। कह रहा है इसके केंद्र पर कितना वैद्युत इसके इस आवेश पर कितना वैद्युत बल लग रहा है किसी वर्ग के शीर्षों
पर आवेश वर्ग के केंद्र पर रखे। देखिए मान लीजिए इसका क्या है, केंद्र है, ये इसका डायगोनल यानी विकर्ण हम खींच दे रहे हैं। विकर्ण जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहीं उसका केंद्र होता है। इस केंद्र पर एक चार्ज रखा हुआ है, एक आवेश रखा हुआ है। कह रहा है उस आवेश पर कितना बल लगेगा। तो इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताए थे कि किसी बिंदु पर ढेर सारे आवेश हों। हमने न्यूमेरिक आपको डेरिवेशन में ये चीज़ बताया था कि ढेर सारे अगर आवेश हों तो उन आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमने आपको पिछले वीडियो में डेरिवेशन में बता चुका है। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ये 2 माइक्रो कूलाम और ये 2 माइक्रो कूलाम। देखिए ये 2 माइक्रो कूलाम इस 2 माइक्रो कूलाम पे इधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, यानी ये वाला जो मतलब ए इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, ये इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा। किस पर? ये यहाँ पर फोर्स लगाएगा F1, ठीक है। ये वाला इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा F2, ठीक है। इसी तरह से ये B वाला इधर फोर्स लगाएगा F3 और इधर वाला इस साइड फोर्स लगाएगा F4। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ देखिएगा इसके डायगोनल पर जो चार्ज है वो दोनों सजातीय, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है। तो ये वाला चार्ज इसको इस साइड में रिपल करेगा और ये वाला चार्ज इसको इस साइड में रिपल करेगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज इसको इस साइड में रिपल करेगा और ये वाला चार्ज इसको इस साइड में रिपल करेगा। मीन्स अब देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो भी आपका इक्वल है, तो फोर्स भी दोनों तो इक्वल लगाएंगे। मान लीजिए एक हाथ इस तरफ 2 माइक्रोकूलम 2 न्यूटन से फोर्स लगाया, ये दूसरा वाला इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन से फोर्स लगाया, तो क्या करेगा, ना तो ये वाला हाथ इससे ढकेल पाएगा, ना तो ये वाला हाथ इससे रिपल कर पाएगा, इधर ढकेल पाएगा, बीच में अटके रह जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों आवेशों के कारण देखिएगा कि यहाँ पर कोई बल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए F1 बराबर F2, क्योंकि देखिए आवेश की प्रकृति समान होने के कारण अब देखिएगा आवेश की प्रकृति समान होने के कारण यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम और यहाँ भी माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। तो प्रकृति और परिमाण प्रकृति और परिमाण समान होने के कारण देखिएगा F1 जो होगा वो इक्वल होगा F2 के। लेकिन कैसे? देखिए प्रकृति जो है वो भी समान है और परिमाण भी समान है, तो परिमाण तो समान हो गए लेकिन प्रकृति समान हो तो क्या उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। हमने आपको कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया है, जिससे हमने इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो निकालने के लिए बताया था हमने आपको। वही चीज़ें हैं, अगर परिमाण दोनों में समान हैं और दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो इतना हो जाता है। ठीक है। अब देखिएगा इसी तरह से ये भी हो जाएगा, B पर जो आवेश रखा हुआ है और D पर जो आवेश रखा हुआ है, और हो जाएगा F3 इज इक्वल टू माइनस F4। ये आपका हो जाएगा क्योंकि ये भी तो दोनों बराबर हैं, प्रकृति में भी बराबर है और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में भी बराबर है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा और एक क्या कहते हैं बराबर फोर्स से यानी इक्वल फोर्स से एक दूसरे को रिपल कर रहा है, तो किसी पर कोई बल अनुभव नहीं होगा। तो ढेर सारे चार्ज के कारण जो वैद्युत बल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, F नेट इज इक्वल टू होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये होता है। अब देखिएगा F1 प्लस F2, तो
तो हम F1 की जगह पे माइनस F1 की जगह पे माइनस F2 लिख सकते हैं, या फिर F2 की जगह पे F1 लिख सकते हैं, है ना। तो पहले यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को रख लेते हैं। F1 प्लस F2, F2 क्या हो रहा है, F2 की जगह पे क्या आ रहा है हमारा, माइनस का F2, ठीक है। और F3 और F4 की जगह पे माइनस का, अब देखिए यहाँ माइनस का F2 और ये माइनस का F4, ये हो गया। अब हम F2 की जगह पे माइनस का F1 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए F1 माइनस F1 प्लस F3। अब देखिए इसी तरह से F3 की जगह पे माइनस का F3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमें जो F नेट निकल के आया, जो वैद्युत बल पूरा है इस बिंदु पर इन चारों आवेशों के कारण वो शून्य हो जा रहा है। अब हमें ई का फार्मूला यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है F अपान क्यू नॉट। तो देखिए अगर F ही 0 हो जा रहा है तो क्यू नॉट तो कुछ भी हो, उससे क्या मतलब है। तो ये सब मिलजुल कर E इज इक्वल टू हो जाता है 0। तो उस पर बल भी 0 लगेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगी। आए बात समझ में। अगर नहीं समझ में आए तो चलिए एक बार वीडियो को फिर से दोहरा के देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पक्का है आप पिछले के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे हुए हैं तो उसे जाकर दोबारा देखें, तब आपको समझ में आएगा। चलिए इसी तरह से हम टाइम ना वेस्ट करते हुए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ रहा होगा। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर अपान GME इंटू MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन आया होगा, उसे पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा और फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। हमें जांच करना है, हमें यह जांच करना है कि के स्क्वायर अपान GME एंड MP विमाहीन है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता लगानी है। क्वेश्चन में बस इतना ही है। ये अब देखिए ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, अगर आपने जब मैंने ये बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल में और जो कूलम्बियन फोर्स होता है, यानी कूलाम के नियम का जो फोर्स होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स और दो पिंडों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है, उनके बीच में जो तुलना की थी, तो हमने देखा था कूलाम के नियमानुसार F इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, जहाँ अब देखिएगा हम लिख रहे हैं Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये था। और जहाँ K इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हमें पता है। ठीक है, और न्यूटन के नियमानुसार, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था उसे न्यूटन ने दिया था, इसलिए न्यूटन के नियमानुसार F इज इक्वल टू GME MP अपान R स्क्वायर, ये था। अब देखिए अगर हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, ये वाला टर्म, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से है Q1 Q2 और यहाँ EP है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन है, तो हम इस Q1 Q2 की जगह पे क्या लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है उसी का हमें तुलना करना है, तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन है, तो हम इस Q1 और Q2 को लिख सकते हैं EE, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, इसलिए EE। अब EE कर लिया तो ये हो जाएगा E², हमें मिल गया ना कि E², ऊपर तो हमें मिल गया, यानी हमें ऊपर क्या मिल गया KE², और नीचे क्या है GME इंटू MP, हमें नीचे मिल गया। तो क्या करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से भाग दे दो, ये आ जाएगा KE² अपान GME MP, ये हमें मिल गया। अब देखिएगा इसका जब वैल्यू रखेंगे, हाँ इसका जो फोर्स होता है इसका मात्रक भी न्यूटन होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर है, इसका मात्रक भी न्यूटन होता है, इसका मात्रक भी न्यूटन होता है, तो ऊपर न्यूटन नीचे न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, तो ये बीमा है। और इसमें बिना बीमा कहाँ रहेगा, जब मात्रक ही नहीं है तो बीमा कहाँ से आएगा। आप देखिएगा, अब देखिए ज़रा, जब मात्रक ही नहीं है तो बीमा कहाँ से आएगा बताइए। इस वजह से ये लिखेंगे, चूँकि यह एक अनुपात है, यह एक अनुपात है, इसलिए इसकी कोई बीमा नहीं। ठीक है, चूँकि ये एक अनुपात है इसलिए इसकी कोई बीमा नहीं है। बात समझ में आई। देखिए एक अनुपात है इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। मात्रक क्योंकि समान है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन छपक दो। और फिर जब मात्रक नहीं बचेगा तो बीमा कहाँ से बचेगा भाई। तो चलिए देखते हैं अब इसका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका लग गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो देखिएगा, क्योंकि और हाँ, पिछला वीडियो देखना बेहतर कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पक्का है। क्योंकि जो आप अगर आप डेरिवेशन नहीं देखते हैं जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ाया है तो आपको क्वेश्चन पूरा हवा हवा हो जाएगा। हम पढ़ाएँगे तो ऐसे दिमाग के ऊपर से जाएगा ऐसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने जो अरिहंत का बुक होता है उसमें से निकाला था। ये IIT 2007 में आया हुआ है, ठीक है। आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिएगा IIT में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, सॉरी JEE में आया था, JEE 2007 में आया था। आप देखिएगा JEE में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत फनी है, मज़ेदार है। विद्युतीय रूप से उदासीन एक चालक गोले पर विचार करें। एक धनात्मक विद्युत आवेश गोले के बाहर रखा जाता है, तब गोले पर कुल कितना आवेश है। क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कीजिएगा, उसके बाद समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए कह रहा है एक विद्युत गोला है, ठीक है, और ये एकदम उदासीन है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है। फिर कह रहा है एक धनात्मक बिंदु आवेश गोले के बाहर रखा जाता है। एक धनात्मक बिंदु आवेश, मान लीजिए एक धनात्मक बिंदु आवेश यहाँ है, गोले के बाहर रखा जाता है, तो गोले पर कुल कितना बल है। ये क्या बात है भाई, गोले पर तो चार्ज ले भी नहीं गया गया, ना तो उसको टच किया गया, इस पर आवेश कहाँ से आ जाएगा। कह रहा है उस पर आवेश कितना आया। देखिएगा पहली बात तो इस चार्ज को इस गोले से हम टच नहीं करा रहे हैं भैया, वो दूर है, अभी लॉकडाउन का पालन कर रहा है आवेश। तो कोरोना मतलब अब मान लीजिए वो कोरोना उसको कहाँ फैलेगा भैया, वो तो चार्ज, वो जो कोरोना उसको तो दूर है ना, कहाँ टच करेगा। अभी जब टच ही नहीं किया तो इस पर चार्ज कहाँ से आएगा। ऐसे क्वेश्चन JEE में आए हुए हैं, बताइए 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है जो आपने अभी अभी नोट किया है। तो जब चार्ज बाहर है तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब देखिए दूसरे तरीके से समझिएगा, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ लाए, गोले पे अभी कोई चार्ज नहीं, लेकिन उसके अंदर जो चार्ज होता है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से निगेटिव चार्ज को इस साइड में खींचेगा। मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया ढेर सारा,
तो यहाँ से जब निगेटिव चार्ज खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही चार्ज पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो उससे भी कोई चार्ज नहीं बच रहा है। क्योंकि अब देखिए सारा फंडा ये है कि चार्ज जो है गोले पे टच ही नहीं कर रहा है, तो कहाँ से आएगा आप बताइएगा। ठीक है, तो इस गोले पर जो कुल चार्ज होगा वो शून्य होगा। अब देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था, क्योंकि आईआईटी वगैरह का क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन था, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था। इसमें केवल यही ट्रिक लगाना था कि कितने चार्ज आएंगे। अब जेई में ऐसे अगर क्वेश्चन आए फिर भी आप ना निकाल पाए तो क्या बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलम तथा -0.25 माइक्रोकुलम है, वाय में एक दूसरे से 40 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस बिंदु पर कोई बल न लगे, उस आवेश पर कोई बल न लगे। दोस्तों हमने इस तरह के क्वेश्चन पिछले वीडियोस में भी सीख चुके हैं, हमने बता चुका है आपको। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा तो आप नोट कर लीजिएगा और उसे मेरे साथ फिर से पढ़िएगा। दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलम तथा 0.25 माइक्रोकुलम है, वाय में एक दूसरे से 0.40 मीटर पर रखे हैं। बताएं कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। चलिए देख रहे हैं, Q1 हमारे पास दिया हुआ है कितना, Q1 हमारे पास दिया है 1 माइक्रोकुलम, Q2 हमें दिया हुआ है 0. वो भी माइनस का 0.25 माइक्रोकुलम, और इन दोनों का जो सेपरेशन है, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0. अब देखिए R क्या है, R इज इक्वल टू 0.40 मीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें कह रहा है इन दोनों के बीच में, चलिए हम डायग्राम एक बार बना लेते हैं। ये मान लीजिए Q1 है, Q1 बराबर 1 माइक्रोकुलम, और ये Q2 है, Q2 बराबर 0. वो भी माइनस का 25 माइक्रोकुलम, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस वो 0.40 मीटर है। ठीक है, कह रहा है इनके बीच में इसी लाइन पर, कह रहा है इसी लाइन पर ऐसे जो लाइन जा रहा है। ठीक है, अब चाहे जहाँ भी रखें, चाहे उसे बीच में रखें, चाहे किनारे रखें, चाहे लेफ़्ट हैंड साइड किनारे पर रखें, चाहे राइट हैंड साइड किनारे पर रखें, उसे कोई मैटर नहीं पड़ता, बस उसी लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक चार्ज यहाँ रखा Q0। ठीक है, कह रहा है इस बिंदु पर मतलब मान लीजिए यहाँ से Q2 से x दूरी पर रख दिया। ठीक है, Q2 से हमने वो x दूरी पर रख दिया। अब कह रहा है कि मतलब x दूरी पर रख दिया, ये हमसे पूछा गया था कि इस चार्ज को कहाँ रखा जाए इसी लाइन पर कि इस पर कोई बल ना लगे। अब देखिएगा हमने इसे मान लीजिए Q2 से x दूरी पर रख दिया। Q2 से तो इसकी दूरी x है, लेकिन Q1 से क्या है, Q1 से इसकी दूरी है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 0.40 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक दोनों को जब डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब एक दूसरे में ऐड कर देंगे तो हमें पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम निकालेंगे Q1 के कारण इस पर बल, जब Q1 के कारण इस पर बल निकालेंगे तो हमें दोनों के बीच की दूरी तो चाहिए होगी, इसलिए हम दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले दूरी निकालेंगे, उसके बाद F1 निकालेंगे, यानी Q1 के कारण Q0 पे बल, उसके बाद Q2 के कारण Q0 पे बल हो जाएगा F2 से, और दोनों को क्या करेंगे, अगर एक दूसरे से विपरीत दिशा में है तो घटा देंगे, और अगर एक दूसरे के ही दिशा में है, एक दूसरे के अलॉन्ग है, एक दूसरे के सापेक्ष दिशा में है, तो एक दूसरे को जोड़ देंगे, यानी F1 और F2 को जोड़ देंगे। तो हम दूरी निकाल लें, ये इतना 0.40 मीटर और ये इतना x मीटर,
तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस 0.40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी। तो हमारे पास चलिए देखते हैं, हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा नज़दीक बना लेते हैं। यहाँ से x प्लस 0.40 मीटर यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ या हमसे पहले भी निकाल सकते हैं, हो सकता है आपको मेरे से जल्दी निकल जाए आपका आंसर। चलिए देखते हैं। तो Q1 के कारण Q0 पर बल, या फिर कह सकते हैं इस बिंदु को मान लीजिए A, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु A पर बल, कारण बिंदु A पर बल F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कोलम्बियन फोर्स लग रहा है। Q1 कितना दिया हुआ है, अब हमारे पास Q1 के कारण है तो Q1 लिखेंगे, इंटू यहाँ पर Q2 है तो Q2 लिख लिया, Q0 है तो Q0 लिख दी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, x प्लस 0.4 मीटर का होल स्क्वायर, 0.40 मीटर का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या करते हैं, हम Q2 के कारण बिंदु A पर बल निकालते हैं। तो Q2 के कारण बिंदु A पर बल, ये ठीक है। ये जब हम F2 निकालेंगे, मान लीजिए F2 है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q0 अपान, अब देखिए इनके और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा है तब इस दशा में हम मानते हैं कि जो F1 है और जो F2 है दोनों बराबर हैं, तभी तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम इस दशा में मानेंगे जो F1 है और जो F2 है वो बराबर है, तो Q0 पर बल न लगने की दशा में इस दशा में हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम इक्वल कर देते हैं जब, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q0 अपान, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो कितना हमें दिया हुआ है, देखिएगा ये दिया हुआ है x प्लस 0.4 मीटर का होल स्क्वायर, x प्लस 0.40 मीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q0 अपान x का स्क्वायर। अब देखिए ये बराबर में है तो कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, ये इससे, ये Q0 से। अब हमारे पास बच क्या रहा है Q1। अब हम Q1 की वैल्यू भी रख लेते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो कूलम अपान x की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस 0.4 मीटर, इसका होल स्क्वायर भी है, इज इक्वल टू, देखिए Q0 और ये सब कट गया था, बाकी बचा हमारे पास Q2 की वैल्यू हमारे पास थी 0.25 मीटर, 25 माइक्रो कूलम था, और यहाँ पर हमें दिया गया है x स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, हो जाएगा 0.25 इंटू x प्लस 0.40 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। 0.05 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाएगा तो 0.5 इंटू एक्स प्लस 0.40 ये हो जाएगा, लेके आते हैं, ठीक है। तो x माइनस 0.5 x इज इक्वल टू 0.200। अब ये क्या होगा, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 माइनस 0.5
0.5 इज इक्वल टू 0.200। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। चलिए 0.5 कर लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, 0.5। ये 0.5 इधर जाके डिवाइड करेगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.200 अपान 0.5। ये हमारे पास हो जाएगा। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.40 मीटर। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम ऊपर लिख देते हैं। चलिए ये वाला जो टर्म है 0.5x प्लस 0.200, इसमें से ये जो 0.5x है इसको इस साइड लेके आते हैं तो हमें ये मिलेगा x माइनस 0.5x और इक्वल टू 0.200। इसमें से x कॉमन करेंगे जब तो हमें मिलेगा 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.200। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो x और ये मिलेगा 0.5, यानी ये हो जाएगा 0.5x इज इक्वल टू 0.200। ये 0.5 इधर डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.200 अपान 0.5। तो हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.40 मीटर। तो हमें इससे क्या पता चलता है, देखिए यहाँ से Q2 से ये यहाँ तक की जो दूरी है x इज इक्वल टू 0.40 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे आवेश से यानी Q2 से अगर हम दाएं तरफ Q2 से दाएं तरफ बाहर की ओर यानी Q2 से बाहर की ओर 0.40 मीटर पर अगर रखें तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, यानी Q2 से बाहर की ओर 0.40 मीटर पर आवेश रखा जाए ठीक है, यानी जो Q2 है उससे 0.40 मीटर पर अगर उससे दूरी पर आवेश रखा जाए तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है जो आपके कुमार मित्तल के बुक में मिल जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको आ रहा है। और तो चलिए बस आज के लिए इतना है, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो दिक्कत करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको बेहतर तरीके से सिखाएंगे। और अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उससे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो हम आपको अगले दिन से दोगुनी हिम्मत से पढ़ाने आएंगे यहाँ पर। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।